हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ दोस्तों। इस मूवी का नाम है एन अमेरिकन पिकल। ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएगी। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम हसल और उसकी वाइफ को देखते हैं। अभी ईयर है 1929। यहाँ उनके गांव पर अब रशियन सैनिक हमला करते हैं। ये कपल जूइश था, इसलिए उन्हें अमेरिका में शिफ्ट होना पड़ता है क्योंकि वो क्रिश्चियन आइडेंटिटी को नहीं अपनाना चाहते। अब यहाँ आकर हसल खुद के लिए काम तलाशता है तो उसे एक बड़े से अचार बनाने वाली कंपनी में काम मिलता है। यहाँ हसल का काम था चूहे मारना, क्योंकि यहाँ कंपनी में बहुत ज़्यादा चूहे थे। ये चूहे मारने का काम भी हसल कर लेता है और इसी काम में वो माहिर हो जाता है। अब रोज़ वो ढेर सारे चूहे मारता है जिसके उससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और इस पैसों से हसल 2 कब्रें खरीद लेता है। कितनी अजीब बात है ना, हसल ये 2 कब्रें खुद के लिए और अपनी बीवी के लिए खरीदता है ताकि मरने के बाद भी वो साथ साथ रहे। ये दोनों कब्रें देख उसकी बीवी भी इमोशनल होती है। यहाँ अमेरिका में आकर इन दोनों की लाइफ में बहुत सी खुशियाँ आई थी। दोनों भी बहुत खुश थे क्योंकि हसल को अच्छा काम मिला था, वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट थी। एक दिन कंपनी में हसल चूहे मारने का काम कर रहा था। तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो बहुत बड़े कंटेनर में गिर जाता है। अब गवर्नमेंट इस कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे देती है। अब उस कंपनी में सील डाला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था ये कंपनी बहुत गंदी है और यहाँ का अचार खाकर लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ कंटेनर में हसल गिरा है ये किसी को पता ही नहीं था। हसल उस कंटेनर में गिर चुका था और सब लोगों को लगता है कि वो कहीं गायब हो गया। अब 100 साल बाद हम देखते हैं उसी कंपनी को जो अब खंडहर बन गया है। वहाँ हसल गायब हो गया और कहाँ चला गया ये बात किसी को भी पता ही नहीं चली। अपना यहाँ पर उस कंपनी के पास 2 लड़के आते हैं, अपना ड्रोन कंपनी में भेजते हैं और ड्रोन आकर उसी कंटेनर से टकराता है जिससे 100 साल पहले हसल गिरा था। ड्रोन की वजह से ढक्कन थोड़ा खुल जाता है। अब वो 2 लड़के अपना ड्रोन लेने कंपनी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ वो कंटेनर का ढक्कन खुला देख वो कंटेनर पूरी तरह खोल देते हैं। तभी उस कंटेनर से हसल उठता है जो देख ये बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि 100 साल बाद भी ये हसल वहाँ जिंदा कैसे था और वो जिंदा होने के साथ साथ ठीक उसी उम्र में था जिस उम्र में वो 100 साल पहले कंटेनर में गिरा था। अब यहाँ वैज्ञानिकों को ये बात पता चलती है तो वो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ हसल से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वो बिल्कुल ठीक था और ज़िंदा इंसान था। अब यहाँ हसल के कहने पर वो लोग उसका परिवार ढूंढते हैं तो यहाँ ये पता चलता है कि अभी तो हसल का पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था। सिर्फ उसका ग्रेट ग्रैंड सन ही जिंदा था, यानी कि पोते का बेटा परपोता। यहाँ उसे बुलाया जाता है। हसल का परपोता जिसका नाम बेन था वो यहाँ हॉस्पिटल में आता है। हसल उसे देख बहुत ज़्यादा खुश होता है। हसल और बेन की शक्ल एक दूसरे से काफ़ी मिलती थी। बेन हसल को अपने साथ ले जाने आता है। वो भी खुश था क्योंकि बेन भी काफ़ी अकेले था, उसे कोई तो अपना मिल गया था। अब हसल जब हॉस्पिटल के बाहर आता है तो बाहरी दुनिया देख बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। पिछले 100 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। अब यहाँ बेन हसल के साथ घर आता है। बेन का घर बहुत शानदार था। ये सब देख हसल खुश होता है क्योंकि हसल ने तो अपनी ज़िंदगी गरीबी में ही जी थी। चंद पैसों के लिए वो चूहे मारने का काम करता था। अब यहाँ वो पोते की चैन की ज़िंदगी देख खुश होता है। बेन बताता है वो ऐप बनाने का काम करता है। ये बातें हसल को कुछ समझ नहीं आती क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं था।
बेन कहता है, मैं एक ऐप पर काम कर रहा हूँ जिसका नाम है बूप बॉप। इस ऐप में ये पता चलता है कि आप जो सामान ऑनलाइन खरीदते हैं वो ठीक है भी या नहीं। ये सब सुन हसल चौंक जाता है। अब यहाँ हसल तो अपने बेटे को नहीं देख पाया था, क्योंकि जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी तभी वो कंटेनर में गिर गया था। अब हसल बेन के पास अपने बेटे की फ़ोटो देखता है और इससे पूछता है, तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? तब बेन कहता है, मेरे माँ पापा एक एक्सीडेंट में मर गए, इसीलिए मैं अकेला ही हूँ। अब हसल वहाँ आता है जहाँ उसने 100 साल पहले 2 कब्रें खरीदी थी। वो वहाँ जाता है तो वहाँ उसकी वाइफ की कब्र थी, यानी उसकी वाइफ को वही दफनाया था जहाँ उसने कब्र खरीद रखी थी, मगर अभी वो कब्र बहुत बुरी हालत में थी। ये देख हसल नाराज़ होता है। वो देखता है उसकी कब्र के ऊपर एक रशियन कंपनी का पोस्टर लगा हुआ था। ये रशियन कंपनी एक शराब की कंपनी थी। ये देख हसल को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है ये रशियन लोगों की वजह से ही वो अपनी बीवी को लेकर अमेरिका में आया था। उसे वो रशियन कंपनी पर भी चिढ़ आती है। हसल एक वर्कर के पास जाकर उस ऐड को हटाने की बातें करता है, मगर वो वर्कर हसल की बात मानता नहीं। तभी यहाँ हसल उस वर्कर को मारता है और पुलिस उन दोनों को, यानी हसल के साथ बेन को भी अरेस्ट कर लेती है। यहाँ बेन को दोनों को छुड़वाने के लिए बहुत सारे पैसे पेनल्टी के रूप में भरने पड़ते हैं। यहाँ बेन को पहले से पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम थी। उसकी इनकम वो अपनी ऐप पर लगाता था। यहाँ अब वो लोग जो ऐप के लिए फ़ंड देते हैं वो बेन को फंडिंग देना बंद करते हैं। बेन को परेशान देख हसल उसे कहता है, तुम मेरे साथ अचार का बिजनेस स्टार्ट कर लो, हम ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। इस पर बेन हंसता है और हसल पर ही चिल्लाता है, कहता है, दुनिया 100 साल आगे जा चुकी है और आप वहीं के वही हो। ये अचार का ख्याल दिमाग से निकाल दो। ये सुन हसल को बहुत बुरा लगता है। हसल बेन से कहता है, मैं तो ये बिजनेस स्टार्ट करूँगा और बहुत सारे पैसे कमाकर अपनी वाइफ के कब्र को सजा दूँगा और वो रशियन एडवर्टाइज को भी उसके ऊपर से हटा दूंगा। अब यहाँ हसल एक सुपरमार्केट आता है और बहुत सारे कुकुम्बर खरीदता है, मगर कुकुम्बर के पैसे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हसल के पास तो पैसे भी नहीं थे। हसल कुकुम्बर सुपरमार्केट में छोड़कर ही बाहर चला आता है। उसे अब कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। अब वो मायूस होकर बाहर आ जाता है तो उसे कचरे में से बहुत सारे अच्छे कुकुम्बर मिलते हैं। वो कुकुम्बर वहाँ से उठा लेता है और यहाँ बहुत अब हसल सारा सामान कुकुम्बर के अचार को लगने वाला ऐसे ही कचरे से ढूंढ कर निकालता है और उसे अच्छा खासा सामान भी मिल जाता है। वो सोचता है कि ये लोग अच्छा सामान भी कूड़े में क्यों डाल देते हैं। ये देख वो नाराज़ होता है। अब हसल अचार बनाने को लग जाता है। ऐसे ही सब सामान इकट्ठा कर वो अचार बनाने लगता है। अब हसल अचार बनाकर शहर में बेचने जाता है। बहुत सारे लोग उससे वो अचार खरीदते हैं, क्योंकि इस अचार में ना तो कोई केमिकल था, ना ही ये महंगा था। हसल जो कुकुम्बर का अचार बनाता है वो स्वादिष्ट था। उसकी दुकानों में भीड़ लग जाती है। सब अचार खरीदते हैं और हसल सबको कहता है, जब दोबारा अचार खरीदने आओ तो ये डिब्बा वापस लाना, मैं इस डिब्बों में फिर से अचार भर दूँगा। ये सुन सब लोग चौंकते हैं और हसल की वाह करते हैं। उन लोगों को लगता है ये हसल बहुत महान है। ये डिब्बे वापस मांगकर एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग से बचा रहा था। वो नेचर लवर है, ऐसा लोग मान लेते हैं। सोशल मीडिया पर भी हसल को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया जाता है। मगर सच तो ये था, हसल के पास डिब्बों की कमी थी और उसके पास दोबारा से डिब्बे बनाने के पैसे भी नहीं थे और वो ये सब डिब्बे कूड़ों में से उठा कर लाता है।
और उसे साफ कर उसमें अचार भरता था। ऐसे ही करते करते हसल के पास बहुत से पैसे जमा हो रहे थे। दूसरी ओर बेन की फंडिंग बंद हो गई थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी एक दिन वो हसल को सोशल मीडिया पर देखता है। यहाँ बेन को गुस्सा आ गया था कि हसल के पास अब बहुत पैसा है और वो फेमस भी है, क्योंकि लोग हसल के अचार को बहुत पसंद कर रहे थे। ये देख बेन को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है वो अब खुद उसके हराना दे, क्योंकि हसल ने एक तरह से बेन के साथ एक बेट ही लगाई थी। अब बेन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को कॉल कर कर कहता है कि हसल कूड़े से सामान उठाकर अचार बनाता है। अब यहाँ दूसरे दिन ही हसल के अचार को चेक करने डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और उसके अचार को ठीक नहीं है कहकर उस पर $1200 का जुर्माना लगाते हैं। अब यहाँ मायूस होकर हसल बैठ जाता है, क्योंकि उसने जो पैसे कमाए थे वो सब फाइन में चले गए थे। तभी वहाँ पर उसके 2 रेगुलर कस्टमर आकर उसे एक सलाह देते हैं। कहते हैं, आप अचार बहुत अच्छा बनाते हो, दोबारा आप अचार बनाओ। इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी बातों को ध्यान रखकर अचार बनाना। हो सके तो कुछ लोग हायर कर लो काम के लिए। और अब दूसरे दिन हसल उन दोनों के कहने अनुसार करता है। हसल पहले तो एंट्रेंस के लिए ऐड देता है। उसके पास बहुत सारे लोग काम करने आते हैं। सबको लेकर उनकी मदद से दोबारा वो अचार बनाने लग जाता है। अब यहाँ वो हेल्थ एंड फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की गाइडलाइन फॉलो कर कर अचार बनाता है। अब उसका अचार चेक करने पर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं तो उसका अचार अब ठीक था और एकदम परफेक्ट भी था। वो बहुत सारे वर्कर्स की मदद से अचार बनाता है और उसे बेचता है। अब उसका व्यापार बढ़ गया था। यहाँ वो ढेर सारे पैसे भी कमा लेता है। उन पैसों से वो सबसे पहले अपनी वाइफ की कब्र को साफ़ करवाता है और वहाँ उस कब्र पर लगने वाली रशियन कंपनी की ऐड को वहाँ से हटवाता है। दूसरी तरफ बेन एक आदमी के पास फंडिंग मांगने जाता है, मगर यहाँ वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारे ऐप में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि मैं तो हसल की अचार की कंपनी में बहुत सा फंड डाल चुका हूँ। ये सुन अब बेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो घर वापस आ जाता है। यहाँ घर आते ही हसल भी घर आया था और बेन के सामने उस एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर रख कहता है, देखो मैंने जो कहा वो कर दिखाया। इस बैनर को मैंने वहाँ से लीगली हटवाया है। मेरी वाइफ के कब्र पर अब कोई गंदगी भी नहीं है। ये बातें सुन बेन हसल पर जेलस होता है और यहाँ उन दोनों के बहस में हसल पहले के ज़माने में जो रशियन थी वो उस पर कैसे जुल्म करते थे ये बातें कहता है और बातों बातों में वो रशियन को उल्टी सीधी बातें सुनाता है। अब बेन उसे कहता है, ये जो आप अपना ओपिनियन दे रहे हो मुझे रशियन लोगों पर, वो आप सोशल मीडिया पर दो। आप ट्विटर बना लो और उस पर खुलकर अपना ओपिनियन देते रहो। अब हसल भी वैसे ही करता है। हसल को तो कुछ मालूम नहीं था। हसल अपना ट्विटर अकाउंट खोलता है और उस पर रशियन के खिलाफ ओपिनियन देता है और बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाता है। लोग उसको गालियाँ देते हैं, उसका विरोध करते हैं और उसके कुछ वर्कर्स भी उस पर बहुत नाराज़ होते हैं और इसमें अब हसल फंस जाता है। पर बहुत लोग बायोकॉट करने पर भी वो अपने ओपिनियन नहीं बदलता। अब यहाँ पर जो उसके खिलाफ लोग थे, कुछ उसके विरोध में थे तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी आ जाते हैं। हसल और ज़्यादा फेमस हो जाता है, कुछ विरोधियों की वजह से तो कुछ सपोर्टर की वजह से। हसल को एक प्रोग्राम में भी बुलाया जाता है। अब हसल उस प्रोग्राम में जाता है। अब यहाँ उसे एक प्रोफेसर के साथ डिबेट करना था कि रशियन कैसे बुरे हैं।
वो उस प्रोग्राम में बहुत सी बातें करता है। यहाँ वो एक जूइश था ये भी बताता है। तब उसने क्रिश्चियन में कन्वर्ट ना होने का फैसला किया था, इसीलिए वो यूरोप के अपने छोटे से गांव से यहाँ अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। यहाँ वो कहता है सब जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं वो दरअसल क्रिश्चियन है ही नहीं। ऐसे ही वो क्रिश्चियन धर्म पर बहुत सारे ओपिनियन देता है और यीशु पर भी वो निगेटिव बातें करता है। जो उस एक जूइश आदमी क्रिश्चियन धर्म पर ऐसा निगेटिव बातें कर रहा है देख लोग उस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। हसल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और एक जगह आकर छुप जाता है। अब रात में वो बेन के घर आ जाता है। यहाँ बेन से वो कहता है मैंने न्यूज़ देखी कि ये लोग मुझे वापस यूरोप भेज देंगे, मगर मुझे यूरोप नहीं जाना, मुझे कनाडा जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ोगे? हम जंगल के रास्ते कनाडा जा सकते हैं। यहाँ बेन उसकी मदद नहीं करना चाहता, पर उससे पीछा छूट जाएगा सोचकर बेन तैयार होता है और ये दोनों जंगल के रास्ते कनाडा जाते हैं। अब रास्ते में एक जगह बेन के हाथों में चोट लगती है तो हसल बहुत ज़्यादा घबराता है। यहाँ बेन को समझ आता है कि हसल उससे बहुत प्यार करता है, उसे बेन से बहुत ज़्यादा लगाव था। हसल ने अपनी फैमिली खो दी थी, ये इसका एकलौता वारिस था, इसीलिए शायद हसल बेन पर जान छिड़कता था, मगर बेन तो उस पर जेलस था। बेन ने ही ये सब किया था। बेन को तो हसल की कोई पड़ी भी नहीं थी। बेन हसल के दिल में खुद के लिए प्यार देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। अब यहाँ रात में जंगल में ठंड पड़ जाती है, तब हसल बेन को अपने सीने से लगाता है और सोता है। सुबह ये लोग चलते चलते कनाडा के बॉर्डर के पास आ जाते हैं। यहाँ हसल को बेन सब कुछ सच सच बताता है। कहता है मैं तुम पर जलता था, इसलिए मैंने ही ये सब कर दिया, मेरी वजह से ही आप फंस गए हो। ये सुन हसल को गुस्सा आता है, वो बेन को मारता है जिससे बेन बेहोश होता है और यहाँ रशियन सैनिक उसे ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं। तब यहाँ हसल अपनी शेविंग करता है और अब वो हूबहू बेन लगता है। अब जब सैनिक आते हैं तो बेन हूँ कहता है, खुद को बेन कहकर वो बच जाता है। अब हसल वहाँ से छूटता है और कनाडा में भाग जाता है। इधर बेन को हसल समझ सैनिक बेन को ले जाते हैं। अब यहाँ बेन को यूरोप भेजा जाता है। यूरोप में बेन को हसल के गांव छोड़ दिया जाता है। इधर हसल रात में चुपके से बेन के घर वापस आता है। बेन की डायरी देखता है। अब बेन की डायरी देख हसल को पता चल जाता है कि बेन अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उसकी एक पेंटिंग हसल देखता है जो बेन ने बचपन में निकाली थी। यहाँ बेन ने अपने माँ पापा को एक निकनेम दिया था, बूप और बॉब। वो अभी जो ऐप बना रहा था उसका नाम उसने बूप बॉब ही रखा था। वो अपने माँ पापा से बहुत प्यार करता था। अब यहाँ हसल को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने ही परपोते को फंसा दिया था। अब बेन को वापस अमेरिका लाने का वो सोचता है और यूरोप में अपने गांव जाता है। इधर बेन एक जूइश टेम्पल में था। वहाँ उसे लोगों की भाषा समझ नहीं आ रही थी। तभी वहाँ हसल भी आ जाता है और हसल उसे सब बताकर सॉरी कहता है। यहाँ दोनों एक दूसरे से सॉरी कहकर एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। हसल एक तालाब के पास बेन को लाता है। ये वही तालाब था जहाँ हसल अपनी बीवी के साथ आता था। अब ये दोनों अमेरिका वापस आते हैं। इन दोनों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो अब दूर हो जाती है। दोनों भी एक दूसरे के सहारे खुशी से जीने का सोचते हैं। हसल कहता है मैं चाहता हूँ हम वही अचार का बिज़नेस स्टार्ट करें, और बेन कहता है हाँ, जब पैसा आएगा तो मैं और एक नया ऐप बनाऊँगा आपके अचार के बिज़नेस के लिए।
और इतना कहकर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर बताना।